प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वो है सेक्शन 12AA, जो कि है इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस। तो ड्यू डिलिजेंस जो है इनहेंस करनी है किस प्रोसेस को लेके वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला आ गया मैंडेटरी चेक्स बिफोर एवरी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। तो किसी भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन से पहले कुछ मैंडेटरी चेक्स करने हैं। तो कोई भी स्टार्ट करने से पहले कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन हर एक रिपोर्टिंग एंटिटी जो है वो मस्ट मतलब करेगी। तो यहाँ पे जो है मैंडेटरी है करना। क्या करेगी? सबसे पहले वेरीफाई करेगी क्लाइंट की आइडेंटिटी को। इसमें आ गया वेरीफाई करेगी यूज़ करके आधार ऑथेंटिकेशन जैसा प्रिस्क्राइब्ड है। अगर कोई भी पर्सन लीगली ऑब्टेन नहीं करता है, नहीं किया जा सकता है आधार, तो यूज़ करेगी एक ऑल्टरनेटिव आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेथड जो प्रिस्क्राइब किया गया है। सेकंड आ गया एग्जामिन करेगी क्लाइंट की ओनरशिप और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है एक एक्स्ट्रा स्टेप लेगी चेक करने के लिए ओनरशिप डिटेल्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड या जो सोर्स है फंड्स का। नेक्स्ट आ गया रिकॉर्ड करेगी पर्पस और जो नेचर है ट्रांजैक्शन का। तो रिपोर्टिंग एंटिटी कलेक्ट करेगी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट जो है वो क्यों कर रहा है ये ट्रांजैक्शन। दूसरा आ गया नेचर जो है रिलेशनशिप का, जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो इस स्लाइड में हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें सबसे पहले सेक्शन 12AA की बात हो रही है। ये बात करता है एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस। एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस इसमें बताया गया है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है हमारे पास उसको जो है डिलीजेंस के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है कि वेरीफाई करनी है जो क्लाइंट की आइडेंटिटी है, तो इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन करना है। अगर आधार जो है उसके पास नहीं है तो कोई और जो वेरिफिकेशन मेथड जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो यूज़ करना है। दूसरी चीज़ जो बताई गई है वो है कि जो क्लाइंट की ओनरशिप है और उसकी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है, ओनरशिप है प्लस उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको वेरीफाई करना है, एग्जामिन करना है। तीसरा बताया गया है कि रिकॉर्ड करना है पर्पस, कि किस पर्पस के लिए जो ट्रांजैक्शन है वो हुआ है, प्लस नेचर क्या है, रिलेशनशिप का जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली यहाँ तक जो है ये थियोरेटिकल है, इसमें से MCQ बेस्ड कुछ भी आने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास फेलियर टू कंप्लाई। अगर ऐसा नहीं करती है रिपोर्टिंग एंटिटी तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अगर क्लाइंट जो है वो फेल हो जाता है मीट करने में जो एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो रिफ्यूज़ कर देगी ट्रांजैक्शन को। तीसरा बताया गया है हमारे पास सस्पिशियस और हाई रिस्क ट्रांजैक्शन। अगर एक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है या लिंक्ड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से, तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी मॉनिटरिंग क्लाइंट के जो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हैं उनकी और अप्लाई करेगी ग्रेटर स्क्रूटनी। फोर्थ आगे रिकॉर्ड कीपिंग, सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी इनहेंस ड्यू डिलिजेंस के लिए। वो स्टोर की जानी चाहिए 5 साल तक, जब से जो डेट है ट्रांजैक्शन की वहाँ से। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें जो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो बताता है कि अगर क्लाइंट जो है वो जितनी भी इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता है, तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो रिफ्यूज़ कर देगी ट्रांजैक्शन को। तो यहाँ पे जो है वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास अगर कोई भी सस्पिशियस या फिर जो हाई रिस्क ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसमें जो है रिपोर्टिंग एंटिटी क्या कर देगी, वो एक तो मॉनिटरिंग इंक्रीज कर देगी, मॉनिटर करेगी उसके हर एक ट्रांजैक्शन को, ऊपर से ग्रेटर स्क्रूटनी लेके आएगी उसको, जो है बहुत ही नज़दीकी से, बहुत ही गहराई से स्क्रूटनाइज करेगी। तीसरा आ गया हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग। ये रिकॉर्ड जो है वो कब तक रखे जाएंगे, ये रखे जाएंगे 5 साल तक फ्रॉम जो डेट है इसमें हमारे पास ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ पे जो MCQ बेस्ड जो याद रखने वाला है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वो आपका ये बनेगा कि कब तक रिकॉर्ड्स किए जाएंगे, तो 5 इयर्स तक जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे। फिफ्थ आ गया फिर हमारे पास मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। ये इंक्लूड करता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक्सीड करता है प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड को, किसमें,
कैश विड्रॉल्स या फिर डिपॉजिट्स जो अबव द नोटेड जो लिमिट है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो नोटेड लिमिट है अगर उससे ज़्यादा हो जाता है। थर्ड है हाई वैल्यू इंपोर्ट्स या रेमिटेंसेस। फोर्थ है कोई भी हाई रिस्क ट्रांजैक्शन प्रिस्क्राइब किया गया है जो इंटरेस्ट है रेवेन्यू का या फिर प्रिवेंट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड जो ट्रांजैक्शन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, यहाँ पे जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूड करेगा, इसमें आ गया हमारे पास जो भी कैश विड्रॉल्स हैं या डिपॉजिट्स हैं जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है अगर उसको उससे ज़्यादा हो जाता है। दूसरा आ गया फॉरेन एक्सचेंज जो ट्रांजैक्शंस हैं, अगेन अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। तीसरा आ गया हमारे पास हाई वैल्यू जो इंपोर्ट्स हैं वो। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास कोई दूसरा हाई रिस्क ट्रांजैक्शन जो प्रिवेंट करने के लिए है या रेवेन्यू में है हमारे पास जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए। तो ये सब जो हैं आते हैं हमारे पास स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन है इसमें हमारे पास सेक्शन 13, पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन। तो पावर क्या है यहाँ पे डायरेक्टर की कि वो इम्पोज कर सकता है फाइन। पहला आ गया डायरेक्टर की जो पावर है कंडक्ट करने की इंक्वायरी। तो डायरेक्टर जो है वो मे स्टार्ट एन इंक्वायरी, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिशन है कि वो स्टार्ट कर सकता है एक इंक्वायरी खुद से या फिर जो एप्लीकेशन दी जाएगी किसी अथॉरिटी के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा या पर्सन के द्वारा। इंक्वायरी होगी चेक करने के लिए वेदर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसने फुलफिल किए हैं अपनी ऑब्लिगेशंस इस चैप्टर के अंदर। दूसरा आ गया पार्ट टू ऑर्डर ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड सब सेक्शन 1A। ड्यूरिंग इंक्वायरी या फिर प्रोसीडिंग्स अगर डायरेक्टर को फील होता है कि जो केस है वो कॉम्प्लेक्स है या रिक्वायर करता है डीपर एग्जामिनेशन, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी को कि वो अपने रिकॉर्ड्स ऑडिट करके लाएं। ऑडिट जो है वो किया जा सकता है एक अकाउंटेंट के द्वारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पैनल से। फिर आगे ऑडिट एक्सपेंसेस सबसेक्शन 1B। जितने भी एक्सपेंसेस हैं ऑडिट के अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A वो पे किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें आ गया हमारे पास स्लाइड में पहला है कि हमारे पास है सेक्शन 13। सेक्शन 13 का जो टाइटल है वो क्या है, इसका टाइटल है पावर्स ऑफ डायरेक्टर टू इम्पोज फाइन, कि उसकी पावर क्या है कि कब वो इम्पोज कर सकता है जो हमारे पास फाइन है। उससे पहले जो डायरेक्टर है वो इंक्वायरी करेगा खुद से ऑन इट्स ओन या फिर यहाँ पे एप्लीकेशन जाएगी अथॉरिटी के द्वारा, किसी ऑफिसर के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा। इंक्वायरी किस चीज़ की होगी कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसने जो अपने ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं। ये जो इंक्वायरी है अगर डायरेक्टर को लगता है कि इसमें ये कॉम्प्लेक्स है केस या इसमें डीपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, इंक्वायरी में डीपर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं कि वो जो है अपना ऑडिट करके लाएं रिकॉर्ड को, और ये जो है किया जाएगा सीए के द्वारा जो हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड पैनल से होगा। तीसरी जो बात की गई है कि यहाँ पे जो ऑडिट होगा उसके जो एक्सपेंसेस होंगे हमारे पास वो पे किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। डायरेक्टर इंक्वायरी करते हैं खुद से या एप्लीकेशन दी जाती है अथॉरिटी, ऑफिसर या किसी पर्सन के द्वारा कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए हैं। उनको लगता है फर्दर डीपर एग्जामिनेशन चाहिए तो वो ऑडिट करवा सकते हैं रिकॉर्ड का किसी सीए से जो गवर्नमेंट पैनल में होंगे। ऑडिट जो है उसके एक्सपेंसेस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। तो यहाँ पे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट याद रखना है, प्लस ऑडिट कहाँ से करवाना है, सीए से करवाना है जो गवर्नमेंट पैनल में होगा। हमारे पास जो है ये 2 MCQ बेस्ड जो है चीज़ें याद रखने के लिए ज़रूरी है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास एक्शंस द डायरेक्टर मे टेक फॉर नॉन कंप्लाइंस सब सेक्शन 2, कि अगर यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस होता है तो उसके बाद जो डायरेक्टर है वो क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अगर डायरेक्टर को लगता है या उनको पता लगता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी उसके जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर हैं या कोई एम्प्लॉय अगर वो फेल हो गया है कंप्लाई करने में ऑब्लिगेशंस के साथ, तो वो जो है फॉलोइंग एक्शंस लेंगे।
पहला है रिटर्न वार्निंग, इशू करेंगे एक फॉर्मल रिटर्न वार्निंग। दूसरा है डायरेक्शन टू कंप्लाई, डायरेक्ट करेंगे फॉलो करने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को। तीसरा है डायरेक्शन टू सबमिट कंप्लाइंस रिपोर्ट, ऑर्डर करेंगे कि वो सेंड करेंगे पीरियोडिक रिपोर्ट्स शो करने के लिए कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं जो कंप्लाई करने हैं। फोर्थ आ गया इम्पोज करेंगे मॉनेटरी पेनल्टी, मिनिमम होगी 10,000 रुपये और मैक्सिमम होगी 1,00,000 रुपये पर फेलियर। ये एडिशन में होगा दूसरे एक्शंस जो पॉसिबल हैं इस एक्ट के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्शन जो है वो डायरेक्टर ले सकता है अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग एंटिटी फेल हो जाती है कंप्लाई करने में उसके जो ऑब्लिगेशंस हैं। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? एक तो उनको वार्निंग भेज सकते हैं, रिटर्न वार्निंग की कंप्लाई किया जाए। दूसरा आ गया उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कंप्लाई विद किया जाए या फॉलो किया जाए। तीसरा आ गया सबमिट कर सकते हैं कंप्लायंस रिपोर्ट, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें कि ये स्टेप्स जो है वो कंप्लाई किए गए हैं। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास पेनल्टी, पेनल्टी से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो मिनिमम पेनल्टी है वो है हमारे पास 10,000 रुपये की और जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो है आपके पास 1,00,000 रुपीज़ की पर फेलियर। तो ये जो है पर फेलियर इतनी जो है पेनल्टी है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका वो एमसीक्यू बेस्ड पॉइंट है, तो आपको जो है ये याद रखना है कि जो डायरेक्टर है वो क्या पेनल्टी चार्ज कर सकता है। मिनिमम 10,000 रुपये, मैक्सिमम 1,00,000 रुपये पर फेलियर जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी पे जो है डाल सकता है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास फॉरवर्डिंग ऑफ ऑर्डर सबसेक्शन 3। डायरेक्टर जो है वो सेंड करेगा एक कॉपी किसी भी ऑर्डर की जो पास किया गया है अंडर सबसेक्शन 2, किसको? बैंकिंग कंपनीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडियरीज को या फिर कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है प्रोसीडिंग में। नेक्स्ट आ गया डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंट, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन में। अकाउंटेंट का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट है 1949 का, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑर्डर किया है हमारे पास डायरेक्टर ने, जो डायरेक्टर का ऑर्डर है उसकी एक कॉपी जो है वो भेजी जाएगी यहाँ पे बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडियरीज को या कोई भी पर्सन जो इन्वॉल्व है प्रोसीडिंग में। तो बेसिकली जो भी पर्सन या एंटिटी इन्वॉल्व है उसको जो है ऑर्डर की कॉपी भेजी जाएगी। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पे अकाउंटेंट का क्या मतलब है। जो हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग वो डेफिनेशन जो है यहाँ भी अप्लाई होगी। तो यहाँ से बेसिकली याद रखने वाला एज सच एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। कुछ भी अगर यहाँ से आ सकता है तो आप थोड़ा याद रखेंगे। बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज और कोई भी पर्सन जो प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 14, नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंटिटी, इट्स डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी रिपोर्टिंग एंटिटी, उसके डायरेक्टर या जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अगेंस्ट कुछ केसेस में। तो हम देखते हैं वो कौन कौन से केसेस हैं। पहला आ गया प्रोटेक्शन फॉर रिपोर्टिंग एंटिटीज़। रिपोर्टिंग एंटिटीज़, उनके डायरेक्टर या उनके एम्प्लॉयज़ प्रोटेक्टेड हैं सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से। जो प्रोटेक्शन है वो अप्लाई होती है जब वो फर्निश करते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये अप्लाई होती है सिर्फ तभी तब वो प्रोवाइड करेंगे इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 क्लोज बी में, जब वो फर्निश करते हैं क्लाइंट इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स या ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो हैं अथॉरिटीज़ को। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है सेक्शन 13 में, जहाँ पे नॉन कंप्लाइंस होता है और एक्शन लिया जाता है सेक्शन 13 के अंदर। ये जो प्रोटेक्शन है ये स्टॉप नहीं करेगा डायरेक्टर को इम्पोज करने से पेनल्टीज या फिर जो है अदर एक्शंस। इन शॉर्ट रिपोर्टिंग एंटिटीज और उनका स्टाफ जो है वो सू नहीं किया जा सकता या प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है शेयर करने के लिए क्लाइंट की ट्रांजैक्शन जो इन्फॉर्मेशन है अथॉरिटीज़ के साथ एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट जब वो वायलेट करते हैं ऑब्लिगेशन या फेस करते हैं एक्शन अंडर सेक्शन 30। तो इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा है?
सबसे पहले सेक्शन 14 किसकी बात करता है? सेक्शन 14 बात करता है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी हैं वो जो हैं प्रोटेक्टेड हैं किसी भी सिविल या फिर किसी भी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। किन केसेस में ये प्रोटेक्टेड हैं? जब वो शेयर करते हैं या फर्निश करते हैं इंफॉर्मेशन क्लाइंट की अथॉरिटीज़ के साथ, तो यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्टेड हैं। कब वो प्रोटेक्टेड नहीं है? इसकी एक्सेप्शन है हमारे पास सेक्शन 13 में, जब वो वायलेट करते हैं ऑब्लिगेशंस। जब वो वायलेट करते हैं ऑब्लिगेशंस तो यहाँ पे जो है वो फेस करेंगे एक्शन अंडर सेक्शन 13। तो बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला है प्रोटेक्टेड हैं सिविल क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं। दूसरा है कब प्रोटेक्टेड हैं? जब वो शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन क्लाइंट की अथॉरिटीज़ को। एक्सेप्शन है इसमें हमारे पास सेक्शन 13 के अंडर, जब वो वायलेट करते हैं ऑब्लिगेशन तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 14। फिर आ गया इसमें नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 15, प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज। तो क्या प्रोसीजर होगा और किस मैनर में जो इंफॉर्मेशन है वो फर्निश की जाएगी रिपोर्टिंग एंटिटीज के द्वारा। पहला आ गया इसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उनके पास प्रिस्क्राइब करने की कैसे रिपोर्टिंग अथॉरिटी मेंटेन करेगी इंफॉर्मेशन और कैसे वो जो है फर्निश या प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन। फिर आ गया कंसल्टेशन विद आरबीआई। ये जो प्रोसीजर्स हैं या जो ये रूल हैं ये क्रिएट किए जाएंगे कंसल्टेशन में आरबीआई की, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन में। फिर आ गया अप्लाइज टू स्पेसिफिक सेक्शंस। कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जिनको ये अप्लाई करता है। ये जो प्रोसीजर है ये कवर करता है इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 11A, जहाँ पे वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी और बेनिफिशियल ऑनर की बात हुई है। फिर आ गया सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 जो मेंटेनेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करता है। फिर आ गया सेक्शन 12AA सबसेक्शन 1 जो इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस स्टेप्स की बात करता है। इसका पर्पस क्या है? ये किया जाता है इंश्योर करने के लिए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे पास PMLA का। तो हमारे पास सेक्शन 15 में किसकी बात होती है? सेक्शन 15 बात करता है कि क्या जो है प्रोसीजर होगा और किस जो मैनर में है रिपोर्टिंग एंटिटी प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन या फर्निश करेगी इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी कि कैसे कहाँ जो है वो मेंटेन करेगी इंफॉर्मेशन, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो मेंटेन कैसे करेगी और कैसे वो जो है फर्निश करेगी इंफॉर्मेशन। तो ये जो पार्ट्स हैं हमारे पास ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है प्रिस्क्राइब करने की। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी और यहाँ पे जो कंसल्टेशन लेगी वो लेगी आरबीआई से, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एप्लीकेशन जो है इसकी हमारे पास वो स्पेसिफिक सेक्शंस में है। सेक्शन 11A, सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 12AA सबसेक्शन 1। तो इन 3 सेक्शंस पे जो है इसकी एप्लीकेशन होगी। इसका जो पर्पस है वो है हमारे पास प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ से जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट प्रॉबेबली वो क्या है? वो बन सकता है आपके पास कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब करती है जो प्रोसीजर है या मैनर है मेंटेन करने का या फर्निश करने का इंफॉर्मेशन, वो किसकी कंसल्टेशन में करती है। तो यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए जो हमारे पास एंटिटी है वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे किसकी कंसल्टेशन से करती है? यहाँ पे आरबीआई की कंसल्टेशन से करती है। तो ये आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन इस सेक्शन से बन सकता है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है वो बात करता है समन्स, सर्चेस एंड सीजर्स एटसेट्रा की। सेक्शन 16 आ गया इसमें हमारे पास पावर ऑफ सर्वे। इसमें कब जो है एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है? एक अथॉरिटी कंडक्ट कर सकती है एक सर्वे जब
उसके पास मटेरियल है उसकी पोजेशन में और रीज़न टू बिलीव है जो रिकॉर्ड किया गया है राइटिंग में कि जो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 3 जो है मनी लॉन्ड्रिंग का वो कमिट हुआ है। दूसरा आ गया हमारे पास कहाँ जो है वो अथॉरिटी एंटर कर सकती है। जो ऑफिसर हैं वो एंटर कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे, उसका जो असाइंड एरिया है वहाँ पे, या फिर किसी भी प्लेस पे जहाँ पे वो स्पेशली ऑथराइज्ड है किसी दूसरी जो बाय अनदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जहाँ उसको ऑथराइज किया है कि इस प्लेस पे वो स्पेसिफिकली एंटर कर सकते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। ये इंक्लूड करता है प्लेस जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है या फिर जो रिकॉर्ड्स या प्रॉपर्टी जो रिलेटेड हैं ऑफेंस से वो रखे गए हैं, इवन अगर कोई भी एक्टिविटी करंटली वहाँ पे नहीं हो रही है। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले तो चैप्टर नंबर है इसमें 5 हमारे पास। ये बात करता है समन्स की, सर्चिस की और सीजर्स की एटसेट्रा की। तो ये प्रोसीजरल है बेसिकली हमारे पास। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन 16। सेक्शन जो 16 है वो बात करता है जो पार है हमारे पास सर्वे की। सबसे पहले है कि कब जो है वो सर्वे किया जाएगा। तो एक अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट कर सकती है सर्वे जब उसके पास मटेरियल है या उसके पास रीज़न टू बिलीव है। तो सर्वे होगा 2 उसमें हमारे पास, जब अथॉरिटी के पास जो है मटेरियल है उसकी पोजेशन में या फिर उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि यहाँ पे जो है ऑफेंस हुआ है अंडर सेक्शन 3 के अंडर। कहाँ पे जो है वो अथॉरिटी एंटर कर सकती है जो असाइंड एरिया है वहाँ पे, या फिर जो स्पेसिफिकली ऑथराइज किया गया है किसी दूसरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये इंक्लूड करता है पहली बात जहाँ पे कैरी ऑन किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। दूसरा आ गया जहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं या फिर जो प्रॉपर्टी है वो रखी गई है, इवन इफ अगर कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है वो यहाँ से मे बी नहीं बन सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर एक्टिविटी कैरी ऑन हो रही है तब भी एंटर कर सकते हैं, और रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टीज़ जहाँ रखी हैं वहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, इवन इफ अगर कोई एक्टिविटी उस टाइम पे कैरी ऑन नहीं हो रही है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास व्हाट कैन द अथॉरिटी रिक्वायर एट द प्लेस। तो उसको क्या रिक्वायर्ड है, तो जो प्रोप्राइटर है, एम्प्लॉई है या कोई भी पर्सन जो प्रेजेंट है वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी इंस्पेक्ट करने की रिकॉर्ड्स को। तो वो अलाउ करेंगे ऑफिसर को कि वो इंस्पेक्ट कर सके कोई भी रिकॉर्ड्स जो अवेलेबल है साइट पे। दूसरा आ गया अलाउ करेंगे चेकिंग या फिर वेरिफिकेशन जो प्रोसीड्स हैं क्राइम की। इसमें आ गया परमिट करेंगे वेरिफिकेशन जो प्रोसीड्स हैं क्राइम के या फिर जो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। तीसरा आ गया फर्निश करेंगे इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो रेलिवेंट है या यूजफुल है PMLA की प्रोसीडिंग्स के लिए। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेनेशन जो मीनिंग है प्लेस का। प्लेस जो है नॉट ओनली मीन्स सिर्फ उसका ये मतलब नहीं है जहाँ पे ऑफेंस रिलेटेड एक्टिविटी की गई है, लेकिन कोई भी लोकेशन जहाँ पे पर्सन बोलता है कि उसके रिकॉर्ड्स या प्रॉपर्टी जो रिलेटेड है ऑफेंस की वो रखे गए हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है अभी हमने पीछे कवर किया था पिछली स्लाइड में। उसके अलावा यहाँ पे क्या कवर किया गया है कि जो व्हाट कैन द अथॉरिटी रिक्वायर एट द प्लेस। तो रिक्वायर एट द प्लेस जो अथॉरिटी जो है वो रिक्वायर करेगी वो जो है फुलफिल किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के द्वारा या कोई भी पर्सन जो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है अथॉरिटी की वो जो एम्प्लॉय हैं या फिर कोई भी पर्सन जो वहाँ पे प्रेजेंट है वो फुलफिल करेगा। सबसे पहले तो जो रिकॉर्ड्स है वो इंस्पेक्ट करेगा और वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिसर को कि वो इंस्पेक्ट कर सकें। कोई भी वेरिफिकेशन या फिर चेक किया जाएगा या फिर जो है वेरीफाई किया जाएगा जो प्रोसीड्स हैं क्राइम के। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास फर्निश करेंगे इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल है यहाँ पे PMLA प्रोसीडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देंगे जो एम्प्लॉयज़ हैं पर्सन जो PMLA की प्रोसीडिंग्स को लेके इम्पॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड्स दिखाएंगे हमारे पास, वेरीफाई करवाएंगे या चेक करवाएंगे कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन देंगे PMLA से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे भी एज सच आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप जनरली इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या जो रिक्वायरमेंट होंगी हमारे पास अथॉरिटी की।
फिफ्थ आ गया हमारे पास पोस्ट सर्वे कंप्लायंस सब सेक्शन 2। कंप्लीट करने के बाद सर्वे जो अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो सेंड करेगी रिकॉर्डेड रीजंस प्लस जो मटेरियल उसने पोजेशन में लिया है। किसको करेगी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को करेगी, एक सील्ड एनवलप में करेगी जो कि प्रिस्क्राइब्ड एज पर जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, वो इस जो सील्ड इंफॉर्मेशन को है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए अपने पास रखेगी। तो फिफ्थ बताता है कि अब सर्वे जो है वो हो चुका है, वो एंटर कर चुके हैं प्लेस पे, वहाँ पे जो है वो चेक कर चुके हैं जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं या फिर जो वेरीफाई कर चुके हैं प्रोसीड्स जो हैं क्राइम के या फिर इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। अब इन सब के बाद जब सर्वे हो चुका है तो उसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है सबसे पहले वो रीजंस देगी प्लस जो मटेरियल उन्होंने पोजेशन में लिया है वो भेजेगी यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड एनवलप में, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो अपने पास एनवलप रखेगी एक जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके लिए कि कितने टाइम में जो है वो डिसीजन पे पहुँच पाते हैं। तो उनका अपना जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उस टाइम तक वो अपने पास जो है सील्ड एनवलप रखेगी। तो यहाँ पे ये भी अगेन प्रोसीजर बेस्ड है, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल है। सिक्स्थ आ गया हमारे पास पार्स ड्यूरिंग द सर्वे सब सेक्शन 3। तो जो ऑफिसर है जो कंडक्ट कर रहा है सर्वे वो क्या कर सकता है, उनके पास कितनी पावर होती है? पहला आ गया मार्क कर सकता है या कॉपी कर सकता है रिकॉर्ड्स को, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क कर सकता है रिकॉर्ड्स को जो इंस्पेक्ट किए गए हैं, या एक्सट्रैक्ट ले सकता है या कॉपी ले सकता है इन रिकॉर्ड्स की। दूसरा आ गया मेक इन्वेंटरी, प्रिपेयर कर सकता है इन्वेंटरी जो है प्रॉपर्टी के जो चेक की गई है या जो वेरीफाई की गई है। तीसरा आ गया रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को, इसमें आगे रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को एक पर्सन की जो प्रेजेंट है अगर वो रेलिवेंट है पीएमएलए प्रोसीडिंग्स के लिए। तो इसमें आ गया हमारे पास क्या पार्ट्स हैं ऑफिसर्स की जो कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे। तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स बताई गई हैं। पहला है कि वो मार्क कर सकते हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को कि या एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं कॉपी करके रिकॉर्ड्स को। दूसरा है वो जो है इन्वेंटरी बना सकते हैं। तीसरा आ गया वो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो स्टेटमेंट्स है पर्सन की वहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली ये हमारे पास प्रोसीजरल पावर्स हैं ऑफिसर की जो कंडक्ट कर रहे हैं सर्वे को। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 17 जो बात करता है सर्च और सीजर की। तो कब जो है सर्च या सीजर कंडक्ट किया जा सकता है? इसमें आ गया डायरेक्टर या कोई ऑफिसर जो बिलो द डेप्यूटी डायरेक्टर नहीं है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन इन पोजेशन, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उनके पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए जो रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में, दैट एक पर्सन जो है उसने कमिट कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर वो पोजेस करता है जो प्रोसीड्स हैं क्राइम के, या फिर पोजेस करता है जो रिकॉर्ड्स रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग के, या फिर जो पोजेस करता है प्रॉपर्टी रिलेटेड है क्राइम की। अगर ये बिलीफ एग्जिस्ट करता है तो जो सर्च है या जो सीजर है वो इनिशिएट किया जा सकता है रूल्स के अकॉर्डिंग। दूसरा आ गया ऑथराइजेशन टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर। डायरेक्टर ऑथराइज भी कर सकता है सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कि वो कैरी ऑन कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं सर्च या सीजर। तो सेक्शन 17 हमारे पास बात करता है सर्च की और सीजर की। सबसे पहले कौन कैरी आउट कर सकता है? डायरेक्टर या फिर जो डेप्यूटी डायरेक्टर है उससे बिलो रैंक नहीं करेगा अगर उनके पास रीज़न टू बिलीव है कि क्या क्या हुआ है। सबसे पहले कमिट कर दिया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दूसरा है पोजेस करता है जो प्रोसीड्स हैं हमारे पास क्राइम के, तीसरा है पोजेस करता है रिकॉर्ड्स जो रिलेटेड है मनी लॉन्ड्रिंग के, फोर्थ है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो पोजेस करता है। तो अगर ये रीज़न टू बिलीव है तो यहाँ पे सर्च भी हो सकता है प्लस यहाँ पे सीजर भी हो सकता है। फिर आ गया जो डायरेक्टर है वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो है ऑथराइज कर सकता है कि वो जो है कैरी आउट करे जो सर्च है या फिर जो है सीजर है। नेक्स्ट आ गया पावर ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर सबसेक्शन 1। जो ऑफिसर है वो क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है या सर्च कर सकता है कोई भी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट अगर वो सस्पेक्ट करता है रिकॉर्ड या प्रोसीड्स या जो प्रॉपर्टी है क्राइम की वो वहाँ रखी गई है। दूसरा है ब्रेक ओपन लॉक्स, कोई की अगर अवेलेबल नहीं है तो वो ताला जो है वो तोड़ सकता है।
तीसरा आ गया सीज कर सकता है कोई भी रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी फाउंड। तो यहाँ पे पहले जो इस स्लाइड में बताया गया है थर्ड पॉइंट में, वो है कि जो पार्ट्स हैं ऑथराइज्ड ऑफिसर की, वो क्या कर सकते हैं। पहला है कि एंटर कर सकते हैं प्लस सर्च कर सकते हैं। दूसरा है अगर की नहीं है उनके पास तो जो लॉक होगा उसको तोड़ सकते हैं। तीसरा आ गया सीज कर सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड या जो कोई भी प्रॉपर्टी वहां पे मिली है। फोर्थ आ गया प्लेस कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रिकॉर्ड पे या प्रॉपर्टी पे, या फिर कॉपीज या एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं वहां से। फिर है इन्वेंट्री बना सकते हैं प्रॉपर्टीज की या रिकॉर्ड्स की। एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को ओथ पे, तो अगर वो पोजेशन में है या कंट्रोल में है रेलेवेंट रिकॉर्ड्स की या प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पे उस पर्सन को एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पे। फोर्थ आ गया फ्रीज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सीजर, ये आ गया सबसेक्शन 1A हमारे पास। तो अगर सीजर प्रैक्टिकल नहीं है तो जो ऑफिसर है वो फ्रीज कर सकता है प्रॉपर्टी को, मतलब अगर वो ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती या डील नहीं की जा सकती बिना परमिशन के, तो एक जो कॉपी है फ्रीजिंग ऑर्डर का, तो एक जो कॉपी है फ्रीजिंग ऑर्डर की वो सर्व की जाएगी कंसर्न पर्सन को। लेटर सीजर अगर किसी भी टाइम पे बिफोर कन्फिस्केशन अगर ये प्रैक्टिकल होता है तो ऑफर सीज कर सकते हैं फ्रोजन प्रॉपर्टी को। तो अगेन यहाँ पे पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे हम कि वो प्लेस कर सकते हैं कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क किसी भी रिकॉर्ड पे या किसी भी प्रॉपर्टी पे। फिर आ गया वो इन्वेंट्री बना सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड की या प्रॉपर्टी की। फिर आ गया एग्जामिन कर सकते हैं पर्सन को, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओथ भी मेंशन किया गया है, तो ओथ पे एग्जामिन कर सकते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है अगर सीजर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे जो है फ्रीज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, एक फ्रीजिंग ऑर्डर जो है सर्व कर देंगे। लेटर अगर पॉसिबल हो जाएगा तो जो फ्रीजिंग प्रॉपर्टी है उसको बाद में जो है सीज भी किया जा सकता है। फिफ्थ आ गया मैंडेटरी रिपोर्टिंग टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सबसेक्शन 2। सीज के बाद या सर्च के बाद या इशू करने के बाद फ्रीजिंग ऑर्डर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे रिकॉर्डेड रीजंस प्लस मटेरियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड एनवलप में जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है। अथॉरिटी प्रिजर्व करेगी इनको प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए। तो यहाँ पे सीज के बाद, सीजर के बाद या फ्रीजिंग ऑर्डर के बाद क्या करना है ऑफिसर को, ऑफिसर को जो है रीजन देना है प्लस उसको जो मटेरियल है उसके पास पोजेशन में वो ऑथराइज्ड जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको देना है एक सील्ड एनवलप में। तो यहाँ पे भी हमने जो पहले किया था उसी हिसाब से जो है यहाँ पे प्रोसीजर वो सेम होगा। सिक्स्थ आ गया सर्च बेस्ड ऑन सर्वे इंफॉर्मेशन सबसेक्शन 3। अगर ड्यूरिंग सेक्शन 16 सर्वे ऑफिसर को लगता है कि एविडेंस जो है कंसील किया गया है या टेम्पर किया गया है एविडेंस के साथ, तो वो एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है प्लेस को, सीज कर सकता है एविडेंस। कोई सेपरेट ऑथराइजेशन अंडर सबसेक्शन 1 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है सर्च के अंडर। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उसको लगता है कि उसको कंसील किया गया है, छुपाया गया है या टेम्पर किया गया है, छेड़छाड़ की गई है उसके साथ, तो वो एंटर करेंगे, सर्च करेंगे और फिर जो है सीज कर सकते हैं ऐसे एविडेंस को। इसके लिए कोई भी जो सेपरेट ऑथराइजेशन है उसकी ज़रूरत नहीं है। सेवंथ आ गया हमारे पास एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन सब सेक्शन 4। तो इसमें आ गया हमारे पास किसी भी सीज रिकॉर्ड प्रॉपर्टी या फ्रोजन रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी ऑफिसर क्या करेंगे, विद इन 30 डेज फाइल करेंगे एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। उनको पूछेंगे कि रिटेंशन जो है सीज प्रॉपर्टी का या रिकॉर्ड्स का या जो कंटिन्यूएशन है फ्रीजिंग ऑर्डर का। इन शॉर्ट सेक्शन 17 एम्पावर करता है अथॉरिटीज़ को कि वो सर्च कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, रिकॉर्ड्स को जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हैं, सेफ गार्ड्स के साथ, जैसे रिटर्न रीजंस रिपोर्टिंग टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिटेंशन में क्या हो सकता है, किसी भी सीज्ड प्रॉपर्टी के लिए या फ्रोजन प्रॉपर्टी के लिए जो ऑफिसर है 30 डेज के टाइम के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रिटेंशन के लिए प्रॉपर्टी की या कंटिन्यूएशन के लिए फ्रीजिंग ऑर्डर का। यहाँ पे जो याद रखना है वो है आपके पास टाइम पीरियड। तो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है।